हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के बारे में कि टीबी किस कारण की वजह से होता है, ये कैसे फैलता है। फिर हम देखेंगे कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके डायग्नोस कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे इसको प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। इसको हम देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बेसिलाई होते हैं यानी बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये होती है। अब हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस फैलता कैसे है। ट्यूबरकुलोसिस ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई पेशेंट जो ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है वो जब कहीं भी कफ या स्नीज़ करता है तो उसका जो बलगम निकलता है वो उसके साथ साथ में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया भी निकलते हैं। फिर वो बलगम जहाँ पर भी गिरा होता है, जब वो ड्राई होता है तो उसके साथ उसके जो अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, वो हवा में आ जाते हैं। हवा में आने के बाद क्या होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से जा रहा होता है तो जब वो इनहेलेशन करता है, जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं वो उसके बॉडी में प्रवेश करता है थ्रू नोज़ और माउथ। वो दूसरा व्यक्ति भी ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्ट हो जाता है। जब भी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं तो वो एंट्री करते ही अपने आसपास एक ग्रेन्युलोमा फॉर्म कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी कोई ह्यूमन बींग ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाता है लेकिन वो कोई साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं करता है तो उसे हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो टीबी से इन्फेक्टेड होने के बाद साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा है तो उसे हम एक्टिव केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज़ कहते हैं। तो आइए अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी मोस्टली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स के साथ साथ बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्पाइन, बोन्स, इंटेस्टाइन्स, एब्डोमेन में कई कौन से पार्ट्स को, लीवर को, कहीं पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जब ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है तो उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन जब वो लंग्स के बदले किसी और पार्ट्स को अफेक्ट करता है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ये बॉडी के हमारे 2 से ज़्यादा ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो उसे हम डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ट्यूबरकुलोसिस आपके पूरे बॉडी में फैल चुका है। इसका जो साइंस एंड सिम्टम्स है, अगर सपोज कोई पेशेंट है जिसके लंग्स में यानी कि फेफड़े में टीबी हुआ है तो उसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। पहला सिम्टम्स जो होता है उसमें लो ग्रेड फीवर होता है। इसके अंदर पेशेंट्स को रोज़ शाम के टाइम पे हल्का बुखार आता है, लेकिन वो पेशेंट्स को ज़्यादा फील नहीं होता है। पेशेंट को सिर्फ लगता है कि मुझे थकावट हो रही है। अगर वो अपना टेम्परेचर अगर थर्मोमीटर से चेक करें तो उसमें 99 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर शो होता है। दूसरा इसके अंदर सिम्टम्स होता है कफ़। कफ़ जो होता है इसके अंदर बहुत लंबे समय से होता है, 2 से 3 हफ्ते के ऊपर का कफ़ होता है। इसका जो कफ़ होता है कभी कभी ड्राई कफ़ होता है और कभी इसमें जो कफ़ होता है वो ब्लडी कफ़ होता है, यानी इसके अंदर थोड़ा ब्लड प्रेजेंट होता है जिसे हम रस्टी कफ़ भी कहते हैं। और तीसरा, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो पेशेंट को चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस फूलने की तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपिटाइट। जब पेशेंट को भूख कम लगती है तो उसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस भी होता है। अगर ये इन्फेक्शन हमारे नेक में किसी पार्ट्स को इफेक्ट करता है तो हमारे जो नेक्स में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके अंदर भी स्वेलिंग्स आ जाती है। तो उसके लिए हमें एफएनएसी कराना पड़ सकता है कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, उसको जानने के लिए। अगर समझो ट्यूबरकुलोसिस आपके एब्डोमेन में हुआ है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। इसमें होगा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन, नॉसिया, वॉमिटिंग या फिर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि कभी कभी असाइटिस भी देखने को मिलता है। तो जो असाइटिस जब कभी भी रहता है तो इसमें हम पेशेंट को जो होता है वो एसाइटिस का जो फ्लूइड होता है उसे हम निकाल कर उसे हम टैपिंग करते हैं, यानी निकाल कर उसे लैब में इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं, जैसे कि कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस है। कोई कोई फीमेल्स आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए आएंगे, तो अभी जब आप उनका इन्वेस्टिगेशंस कराओगे तो पता चलेगा
कि यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी है। तो यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें पहला होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसका जो रिज़ल्ट आता है ये 48 आवर्स के बाद आता है, बट इंडिया में मोस्टली 50% लोग ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है, इसलिए उनके अंदर ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। बट ये लेटेंट फेज़ में होते हैं, इनको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होता है, तो इससे पता नहीं चल पाता और कंफर्म नहीं हो पाता है। जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों कराते हैं? चेस्ट एक्सरे कराने से हमें पता चलता है कि लंग्स में कितनी कैविटी है और ट्यूबरकुलोसिस जो आपके लंग्स में कितना लंबा फैल चुका है, वो जानने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर स्पूटम, जो पेशेंट का जो बलगम सुबह का निकलता है, उसे हम जो सुबह खाली पेट जो पेशेंट जो बलगम निकालता है उसे हम टेस्ट के लिए भेजते हैं फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, AFB और जीन एक्सपर्ट के लिए। ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस का। इसके अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया दिख जाते हैं। इसका हम 3 सैंपल भेजते हैं मॉर्निंग के, डे 1, डे 2, डे 3। अगर तीनों में से अगर 2 में भी अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट आ गया तो इसे कंफर्म केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और उसकी मेडिसिन वहाँ पे शुरू करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है FNAC। अगर समझो आपके लिम्फ नोड्स एनलार्ज है गले में, तो हम क्या करते हैं, हम उसका FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं और उसे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। नेक्स्ट है बायोप्सी। हमें कभी कभी किसी चीज़ का बायोप्सी भी करना पड़ता है। बायोप्सी करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। और अगर आपको एब्डोमिनल कॉक्स से असाइटिस हो गया है तो असाइटिस फ्लूइड भी हम टैपिंग करके कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। और नेक्स्ट अगर प्लूरल फ्लूइड भर गया है, हमारे चेस्ट में अगर पानी भर गया है, तो हम उसे भी निकाल कर टैपिंग करके कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में होते हैं, आप वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट फ्री में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टीबी से बचना कैसे है। पहली बात तो सबको BCG का वैक्सीन लेना चाहिए। हमारे इंडिया में आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं, जन्म के बाद ही उन्हें 72 आवर्स के अंदर उन्हें BCG का वैक्सीन दे दिया जाता है। दूसरा, आपको अगर टीबी से आप सपोज़ इन्फेक्टेड हो तो हमेशा मास्क का उपयोग करें, पब्लिक प्लेस में जाने से बचें। और तीसरा, हमेशा जब आपको सर्दी या खांसी हो रही है तो अपने मुंह को और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करें और बाद में उसे अच्छे से डिस्पोज करें। नेक्स्ट है, हमें लोगों को अवेयर करना है कि टीबी कैसे फैलता है। मेन तो लोग जो यहाँ वहाँ थूक देते हैं, ये इसे पहले बंद करना चाहिए। लोगों ने इतना स्वच्छता तो अपने पास रखना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो टीबी का जो ट्रीटमेंट है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट प्लस इन्वेस्टिगेशन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री हैं और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। आप अपना ट्रीटमेंट वहाँ से बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो है रिफेम्पिसिन, आइजोनियाजिड, पायरिजिनामाइड और इथेम्ब्यूटोल। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो ड्रग है, ये आपको अगर आप इनिशियल फेज़ में हो, अब आप फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन आपको हुआ है तो आपको ये ड्रग्स चालू किया जाएगा और ये ड्रग्स आपको 4 से 6 महीना लेना पड़ता है। तो जब आप ये ड्रग्स लेते हैं, आपको 1 हफ्ते में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, आपके सारे सिम्टम्स डिसअपियर होने लगते हैं। आपको भूख लगने लगेगी, आप खाना अच्छे से खा पाओगे, आपका थोड़ा वेट गेन हो सकता है और आपके फीवर भी जा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से आप अपना ट्रीटमेंट्स बीच में बंद ना करें। अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको 6 मंथ का कोर्स दिया है तो आपको 6 मंथ का कोर्स पूरा लेना है। ये जो इन्फेक्शन है फिर हमारे जो पहले ड्रग्स थे उनके ऊपर हैवी हो जाता है, तो ये जो पहले हमने जो ड्रग्स दिया था वो काम नहीं करते हैं, तो इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके अंदर हमें सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, कैनामाइसिन्स, ये इंजेक्शन्स यूज़ करने पड़ते हैं। फिर इसकी वजह से आपका कोर्स भी लंबा चलता है, 9 महीना 1 साल तक आपका कोर्स चल सकता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लें। और दूसरी बात, जितना दिन का कोर्स आपको बोला गया है आपको कोर्स पूरा करना है, आप अपना कोर्स बीच में ना बंद करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।